वेलकम टू अनप्रवीज लर्निंग हब। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज बताऊंगी जो हमें पता होनी चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले। तो मैंने इस टॉपिक पे पार्ट 1 भी बना रखा है। अगर आपने अभी तक वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन पे दे रही हूँ, तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। मैंने उस वीडियो में बताया है कि 0 और 1 का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कंप्यूटर के लिए, 0 और 1 को कैसे कंप्यूटर में मेमोरी मिलती है, मींस हार्ड डिस्क में कैसे मेमोरी मिलती है, रैम में कैसे मेमोरी मिलती है, और प्रोसेसर की मेमोरी यूनिट में 0 और 1 को कैसे मेमोरी मिलती है। तो आप उस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये पार्ट 2 भी ढंग से समझ में आए, और इस पार्ट 2 को भी एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाएं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर जो हैं वो है हार्डवेयर क्या होता है, एक फ़ाइल क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम और प्रोसेस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, प्रोग्राम एक कैसे एग्जीक्यूट होता है, और हम सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप कर सकते हैं एक सी लैंग्वेज की हेल्प से, और एक सॉफ्टवेयर कैसे रन होता है एक सिस्टम पे। तो हम बेसिकली इनकी डेफिनेशन ही नहीं समझने वाले, हम इनका पूरा एक्चुअल कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इनका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर से। हार्डवेयर कुछ नहीं है, हार्डवेयर एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो कंप्यूटर के सारे फिजिकल पार्ट्स के लिए हम कलेक्टिवली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एक माउस हुआ, या फिर कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर हैं। और कुछ ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, जैसे रैम हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू फैन हो गया, और लेन कार्ड हो गया, और भी हार्ड डिस्क हो गया। तो ये ऐसे हार्डवेयर है जो इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, हमें दिखते नहीं है पर ये हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर बेसिकली टेंजाइबल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, इनमें सारे मतलब जो हार्डवेयर हैं वो बताए गए हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, रैम, पावर सप्लाई और ये सब। ठीक है, हार्ड डिस्क। तो हमारे हार्डवेयर में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हार्डवेयर नहीं होती। तो आप बोलोगे कि आप ये क्या बोल रहे हो। हाँ, अब हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा स्टोर है। तो वो डेटा कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, क्योंकि हार्ड डिस्क हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। अब वो हार्ड डिस्क क्या है? वो एक हार्डवेयर ही है, पर उसमें जो डेटा स्टोर है वो हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, तो वो डेटा जो स्टोर होता है वो फाइल्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो वो फाइल क्या होती है? फाइल डेटा का बंडल ही होती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास बहुत तरह की फाइल्स हो सकती हैं, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, पिक्चर, टेक्स्ट फाइल, तो बहुत तरह की फाइल्स हो सकती हैं। तो हमें कैसे पता लगता है कि किस टाइप की फ़ाइल है? हमें फ़ाइल को देखते ही पता लग जाता है, पर कैसे पता लगता है? हमें फ़ाइल में दो चीज़ें होती है, फ़ाइल का नेम और फाइल का एक्सटेंशन। तो हमें फ़ाइल का एक्सटेंशन देख के पता लगता है कि वो किस टाइप की फ़ाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, इमेज है, या फिर टेक्स्ट है। तो अगर mp3 फाइल होती है तो मतलब उसमें ऑडियो या वीडियो, वो ऑडियो या सॉन्ग स्टोर है। ठीक है, अगर .mp4 फाइल है तो मतलब उसमें वीडियो स्टोर है। अगर png या jpg फाइल है मतलब उसमें इमेज स्टोर है। अगर टेक्स्ट फाइल है मतलब उसमें कोई टेक्स्ट या कोई रिज्यूमे या टेक्स्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट स्टोर है। ठीक है, तो बेसिकली इन सब फाइल में जो डेटा स्टोर होता है वो 0-1 के फॉर्म में ही स्टोर होता है। बस 0 और 1 का इन सब में मतलब अलग अलग होता है। अगर वो .mp3 फाइल है तो वो साउंड का सिग्नल हो सकता है, अगर वो mp4 फाइल है तो वो वेव का सिग्नल हो सकता है, अगर वो png फाइल है तो वो इमेज की पिक्सल्स में कोडिंग हो सकती है 0 और 1 में, और अगर वो टेक्स्ट फाइल है तो वो सिंबल्स और कैरेक्टर्स का 0 और 1 में कोडिंग हो सकती है। तो बेसिकली है सब में 0-1, बस 0-1 का मतलब सब में अलग अलग है। ठीक है, और यहाँ पर एक और फाइल आती है .exe फाइल। तो ये exe फाइल में भी डेटा 0 और 1 ही होता है, बट ये थोड़ा इन सब फाइल से अलग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ होता है वो हमारे कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं।
हाँ, इसमें जो लिखा हुआ होता है वो हमारे कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और ये जो .exe फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल हम इसे बोलते हैं, यही हमारा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के पूरे ट्यूटोरियल की, कि जो .exe फाइल होती है वही हमारा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और जो भी मतलब एक्सटेंशंस तो बहुत सारे होते हैं, मैंने तो एग्जाम्पल के लिए इतने आपको बताए हैं, और एक्सटेंशन देख के कोई भी बता सकता है कि किस टाइप का डेटा उस फाइल में स्टोर है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग आती है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी exe फाइल होती है वही हमारा सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र के मतलब के लिए होता है, यूज़र के इंटरेक्शन के लिए होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के इंटरेक्शन के लिए होता है, और ये वर्क करते हैं सिस्टम को ढंग से एफिशिएंटली और प्रॉपरली वर्क कराने के लिए। ये अपना काम अपने आप कर लेते हैं, और आपको इसके एग्जिस्टेंस की भी पता नहीं होती कि आपके कंप्यूटर में ये एग्जिस्ट भी करते हैं। ये जब भी इनका मतलब नीड होती है, ये अपना टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपको नहीं पता होता कि ये प्रोग्राम्स कहाँ हैं स्टोर आपके मतलब पीसी या कंप्यूटर में, बस ये अपना काम टाइम टू टाइम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई ग्राफिक्स आ रहा है आपके पीसी में, तो वो ग्राफिक कैसे आ रहा है, उसके लिए कोई प्रोग्राम लिखा गया है, पर वो प्रोग्राम कहाँ है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, वो आपको नहीं पता। तो ऐसे ही होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम जैसे आपके सिस्टम के डिवाइसेस को ढंग से वर्क कराने के लिए भी प्रोग्राम्स लिखे गए हैं जो डिवाइस ड्राइवर्स कहलाते हैं, तो वो ये भी अपना काम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, पर आपको नहीं पता पड़ता इसका एग्जिस्टेंस का भी। तो यही होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो यूज़र के मतलब के नहीं होते, सिस्टम के मतलब के होते हैं। और जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, क्रोम हो गया, MS वर्ड हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़र के मतलब के होते हैं। इनको हार्डवेयर से कोई मतलब नहीं होता, यूज़र इंटरेक्ट करता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग आती है प्रोग्राम और प्रोसेस। प्रोग्राम कोई नई टर्म नहीं है, आप इस वर्ड को बचपन से ही सुनते आ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कहीं जाते हो तो आप बोलते हो चलो यहाँ घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, फिर आप मतलब एक पेन और पेपर पे लिखते हो कि मैं पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। तो आप क्या लिख रहे हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो। तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वही हमारा प्रोग्राम होते हैं। और फिर वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, तो जो एक्टिव स्टेट है प्रोग्राम की, उसे हम प्रोसेस कहते हैं। तो जो प्रोग्राम की एक्टिव स्टेट होती है वो तो प्रोसेस कहलाती है, और जो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो आपने जाते टाइम लिखे थे वो होता है प्रोग्राम। ठीक है, तो आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही असेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो इंटरेक्ट करते नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, और इसके बिना आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते, क्योंकि ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है यूज़र और मशीन के बीच में। ठीक है, बहुत तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MS-DOS हो गया, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows XP, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, उबंटू हो गया, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और आपके भी पीसी और कंप्यूटर पे कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, तो मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये यूज़र और मशीन के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं, ताकि यूज़र मशीन से इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल जैसे आप जब अपना पीसी ओपन करते हैं तो आपको एक स्क्रीन दिखती है, ठीक है, जहाँ पर आइकन्स बने हुए हैं या टूल बार है ये सब। तो वो जो स्क्रीन दिखती है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही आउटपुट होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेन्यू कार्ड की तरह होता है,
जैसे आप एक होटल में जाते हैं तो आपको एक मेन्यू कार्ड मिलता है, फिर जो जो आप उससे मांगते हैं वो आपको वेटर सर्व करके देता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में जो आपका मेन्यू कार्ड है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो आपको दिखाता है। जैसे आइकन्स है, आपने अब दिस पीसी पे क्लिक करा, अब दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद उसने सर्व किया आपको और चीज़ें, फिर उधर से आपने मतलब लोकल डिस्क सी या लोकल डिस्क डी में गए, फिर उधर से क्लिक करके आपको दूसरे फोल्डर्स दिखे। तो आप जैसे जैसे क्लिक करते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सर्व करता जा रहा है। तो कंप्यूटर का मेन्यू कार्ड क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए एक मैनेजर की तरह काम करता है, क्योंकि ये प्रोसेस का मैनेजमेंट करता है कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, कितनी मेमोरी मिलेगी ये एक प्रोसेस को, मेमोरी मैनेजमेंट भी यही करता है, और हार्ड डिस्क में फ़ाइल कैसे स्टोर होंगी, कितना स्टोरेज मिलेगा एक फ़ाइल को, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। और सिक्योरिटी से रिलेटेड भी काम यही मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह एक्ट करता है कंप्यूटर के लिए। तो बहुत ही एसेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी, और एक सी का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। तब आप देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, EXE फाइल, और जब एक सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब भी वो प्रोग्राम एक EXE फाइल में ही कन्वर्ट होके एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे कंप्यूटर को EXE फाइल का ही मीनिंग समझ आता है। तो दोनों का प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डेवलप करने का प्रोसेस भी एक ही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलप करना है मतलब EXE फाइल बनानी है, और एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है मतलब EXE फाइल बना के वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो दोनों का प्रोसेस एक ही होता है। आउटपुट मतलब हमें चाहिए .exe फाइल। तो वो अब आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, तो आप सोचेंगे कि मैं तो 0-1 सीख लेता हूँ और एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर देता हूँ। तो पर भाई ये जो EXE फाइल होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर वो EXE फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ पे चलती है तो वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगी, और अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग टाइप से ये 0-1 की कोडिंग सीखनी पड़ेगी, तो ये कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और एक सेकेंड ऑप्शन है, जैसे आपको दो प्रोग्राम को सब्ट्रैक्ट करने का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो अब आप उसमें 2-3 और ऐसी कोई कोडिंग करेंगे, A-B या 2-3 जो भी है, तो वो आप अपनी लैंग्वेज में उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और फिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को आप एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा ईजी है ना, कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी भाषा में लिखें और उस फाइल को हम एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक प्रोग्राम लिखा, तो हमने ये प्रोग्राम एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख दिया दो प्रोग्राम को सब्ट्रैक्ट करने का। अब ये सी लैंग्वेज में लिखा है इसलिए इसका एक्सटेंशन है .c, मतलब ये सी लैंग्वेज की फाइल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हैश से स्टार्टेड जो स्टेटमेंट्स हैं ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए होते हैं। अब जैसे हमने इसमें दो हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए कहा है, studio.h और conio.h। तो हैश इंक्लूड मतलब studio.h हेडर फाइल है उसको इस प्रोग्राम में ऐड करो, और conio.h जो हेडर फाइल है इसको इस प्रोग्राम में ऐड करो। तो ये जो हेडर फाइल्स के कोड को ऐड करने का काम होता है ये प्री प्रोसेसर का होता है। प्री प्रोसेसर क्या करता है, हम अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी लाइंस लिखते हैं जिसका मतलब प्री प्रोसेसर को समझ आता है, और वो प्री प्रोसेसर हेडर फाइल्स का जो कोड होता है, उन हेडर फाइल्स का कोड वो हमारे प्रोग्राम में ऐड करके ये हैश से स्टार्ट वाले होने वाले स्टेटमेंट्स को हटा देता है और उनकी जगह उनका कोड पेस्ट कर देता है, ठीक है। जैसे ये हेडर फाइल्स हैं, इधर से इन studio.h में जो भी कोड लिखा होगा वो कोड लेगा और ये लाइन हटा देगा, इस जगह studio.h में जो भी कोड लिखा है वो पेस्ट कर देगा। conio.h में उसका कोड लेगा, conio.h वाली लाइन को हटाएगा और उधर conio.h का कोड पेस्ट कर देगा और एक फाइल बनाएगा जिसका एक्सटेंशन होगा .i, ठीक है, नाम तो वही होगा। अब उसके बाद ये जो मतलब फाइल बनती है, प्री प्रोसेसर जो फाइल बनाता है, इसको कंपाइलर सॉफ्टवेयर की मदद से हम ट्रांसलेट कराते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग कंपाइलर आते हैं,
ठीक है। अगर मैक ओएस अलग कंपाइलर यूज़ आएगा, अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो अलग कंपाइलर यूज़ आएगा। मार्केट में अलग अलग कंपाइलर्स मिलते हैं, जैसे टर्बो C++ हो गया, देव C++, तो ये तो विंडोज़ ओएस के लिए होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो आई एक्सटेंशन की फाइल है इसे ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है, मतलब 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट फाइल में। पर इसमें क्या है, ये नाम सेम रखता है, ठीक है, इसका नाम सेम होता है सब, बस एक्सटेंशन अलग होता है। पर अब इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिसका मीनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता होता। तो अब आप इसे ऐसे समझिए कि आप एक इंग्लिश की बुक लाए, आपको कोई मीनिंग्स उसमें से नहीं आ रहे, तो आप क्या करते हैं, डिक्शनरी की हेल्प से उन मीनिंग्स का वर्ड समझते हैं। तो इसमें क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर में लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, तो उन लाइब्रेरी फाइल्स में उन वर्ड्स का मीनिंग लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो लिंकर क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट फाइल है उसमें से वो वर्ड्स उठाता है जिनका मीनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता, और उन वर्ड्स का मीनिंग वो कहाँ ढूंढता है, लाइब्रेरी फाइल्स में। लाइब्रेरी फाइल से वो वर्ड्स का मीनिंग लेकर और वो एक नई फाइल बनाता है जो होती है हमारी EXE फाइल, ठीक है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो गया, EXE फाइल बन गई तो, और जो ये EXE फाइल बनी है इसके बाद हमारा C लैंग्वेज का प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट होता है। तो दोनों प्रोसेस आपको समझ आ गए होंगे कि एक C प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है और सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है C की मदद से, ठीक है। तो अब जैसे आपको किसी फ्रेंड ने बोला कि मुझे ये सब वाला तेरा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप उसे क्या देंगे। तो अब पहले आप इसका आंसर कमेंट्स में लिख दीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप कहते हैं कि आप अपने दोस्त को कंपाइलर भी देंगे और EXE फाइल भी देंगे ताकि वो उसे रन कर पाए, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मतलब EXE फाइल वो फाइल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो रन कर ही देगा उसे। अब वो कंपाइलर का वर्क तो सिर्फ इतना सा है कि जो .i वाली फाइल है वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो पर EXE फाइल जो है उसमें जो वर्ड्स हैं उनका सबका मीनिंग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसे रन कर ही देगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ हमारे फ्रेंड को EXE फाइल ही देनी है, ठीक है। कंपाइलर वंपाइलर तो प्रोग्रामर के काम की चीज़ें हैं, ये प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर ये प्रोग्रामर के काम की चीज़ें हैं। यूज़र को तो सिर्फ EXE फाइल ही मिलती है। जैसे आप कहीं नेट पे से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आपके साइड में वो डाउनलोड होने लग जाता है, और वो EXE फाइल ही तो डाउनलोड हो रही होती है, वो आपको कंपाइलर थोड़ी देता है साथ में। तो इसीलिए हम सिर्फ EXE फाइल ही देते हैं, ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे सिस्टम पे रन कैसे करता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई भी सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हो तो उसका EXE फाइल आपके PC में, आपके हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, ठीक है। तो अब उसको आप इंस्टॉल भी करते हो तो नेक्स्ट करके, और फिर इंस्टॉल का बटन जब आप क्लिक करते हो तो एक ग्रीन लाइन आती है, कोई भी एक लाइन आती है, वो मतलब पूरा जब फिनिश हो जाती है तो आपके नीचे फिनिश का ऑप्शन आता है और वो सॉफ्टवेयर आपके PC पे रन हो जाता है, मतलब डाउनलोड हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। तो अब वो कैसे होता है, तो आज हम वही समझने वाले हैं। तो आपके फ्रेंड ने अपने कंप्यूटर पे वो आपका सॉफ्टवेयर सेव कर लिया, अब उसके बाद वो उस पर डबल क्लिक करता है, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद उस सॉफ्टवेयर की एक कॉपी आपके रैम में लोड होती है। अब आप बोलोगे रैम में क्यों लोड होती है, क्योंकि रैम में लोड किए बिना कोई भी प्रोसेस रन नहीं होता। तो आप बोलोगे रैम में ही स्टोर कर लो ना, तो रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अब ये वॉलेटाइल मेमोरी क्यों होती है ये सब मैंने मतलब पार्ट 1 में समझा रखा है कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और ये क्यों होती है ये सब मैंने पार्ट 1 में बता रखा है, तो आप पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो हमने रैम में लोड करी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रैम में हम अकॉर्डिंग टू 16 बिट आर्किटेक्चर की बात करें तो मतलब हमारे जो फर्स्ट 1601 है वो हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, और जो हमारे नेक्स्ट 1601 है वो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। अब इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोग्राम है इसको मेमोरी एलोकेट कराता है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट का, प्रोसेस मैनेजमेंट का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। एक बार
मतलब मेमोरी मिलने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होने लग जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पहले जो 1601 है वो हमारा पहला इंस्ट्रक्शन है, दूसरी जो 1601 है वो हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन है। ये अकॉर्डिंग टू हम 16 बिट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन हमारा कहाँ जाता है, मेमोरी यूनिट में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहला इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद जो कंट्रोल यूनिट है वो उस इंस्ट्रक्शन को रीड करती है, डिकोड करती है, मतलब समझती है, और फिर ALU को बताती है कि क्या परफॉर्म कर रहा है। तो जो कंट्रोल यूनिट उसे ALU को करने को कहती है तो ALU उस हिसाब से उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। ऐसे ही एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरे 16 0 और 1 आते हैं, वो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव होते हैं मेमोरी यूनिट में। फिर उसके बाद वो कंट्रोल यूनिट रीड करती है और उसे डिकोड करती है, मतलब उस इंस्ट्रक्शन को समझती है और फिर उसके अकॉर्डिंग ALU को बताती है कि तुम्हें ये परफॉर्म करना है। तो इस टाइप से एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। अब आप देखते हैं ना वो ग्रीन लाइन जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, तो मतलब एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। कईयों में वो बहुत फास्ट भी होती है क्योंकि वो सिस्टम वगैरह का उस पर डिपेंड करता है, जिसका सिस्टम फास्ट है वो फास्ट प्रोसेसिंग होगी, तो ये सब होता है। तो ऐसे एक एक करके हमारा पूरा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मतलब इस तरीके से हमारा एक सॉफ्टवेयर रन होता है हमारे सिस्टम पे। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको ऐसे ही और अच्छा कंटेंट सर्व करती रहूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आप उसे प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, और एक बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।